गाइस गुड इवनिंग। सो गाइस ये विज़न की 4 मई की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए 4 मई की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इशूज़ गाइडलाइंस फॉर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। देखो गाइस, आप देख रहे होंगे कि हम काफ़ी बार ये पढ़ते रहते हैं प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। पहले कभी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए था, फिर फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए लेके आए, फिर सोलर पीवी सेल्स के लिए लेके आए, एंड धीरे धीरे हम इसको एक्सटेंड करके अब कहाँ लेके आ रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। तो गाइस ये जो न्यूज़ है इकोनॉमी में कवर होगी। हम क्यों चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इंडिया की जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेज करें, सो दैट वो डोमेस्टिक ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करें। तो स्टार्ट करते हैं। जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए, वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब कि 100% सेंटर की तरफ फंडेड होगी और ये आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक पार्ट है। इस मिनिस्ट्री ने एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए। इसकी हाईलाइट्स देख लेते हैं, जरा हम देख लेते हैं। देखो, आउटलेशन ड्यूरेशन कितनी होगी, मतलब कि नियर अबाउट 10,900 करोड़ रुपीज़ हमने एलोकेट किए हैं 6 साल के लिए, 2021 से लेकर 2026-27 के लिए। हाउएवर ये जो स्कीम है ऑल इंडिया बेसिस में रोल आउट होगी, ये नहीं कि एक पर्टिकुलर स्टेट में है। ऑब्जेक्टिव ये है कि हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं हमारी जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी है, फूड प्रोसेसिंग का मतलब आप समझ सकते होंगे, जैसे टोमेटो से केचप बनाना या पोटैटो से लेस बनाना, चिप्स वगैरह बनाना। तो यही होता है कि हम ज़्यादा, आपको पता है जो फूड हमारा वेस्ट हो जाता है, तो उसको वेस्टेज को प्रिवेंट करके हम उसकी मतलब कि उसकी वैल्यू बढ़ा सकें, सो दैट उसकी, ऑफकोर्स आप देखते हो जो आलू हैं वो कितने सस्ते बिकते हैं, लेकिन वही चिप्स का पैकेट कितना महंगा बिकता है। तो यही होता है कि हमें अपनी प्रोसेसिंग कैपेसिटी को एक्सपेंड करना और अपने मतलब कि प्रोडक्ट्स को ब्रांड करके उसको एब्रोड में बेचना है, सो दैट हम अपना इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बना सकें। इसके अलावा हमें क्या करना है, खुद को इंडिया की चीज़ों को ग्लोबल फूड मैन्युफैक्चरिंग चैंपियन बनाना है और अपने जो फार्म मतलब कि जो हमारे फार्म के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम अच्छे प्राइस और ज़्यादा दे सकें। इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स कवर्ड होंगे, जो रेडी टू कुक, रेडी टू ईट फूड्स आते हैं, जैसे आप देखते हो हर चीज़ का रेडी टू ईट पाउडर आता है, चाहे इडली हो चाहे डोसा हो, इन सब का आता है। प्रोसेस फूड्स एंड वेजिटेबल आते हैं, जैसे जूसेस वगैरह आते हैं, तो इन सब इसमें कवर होंगे। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, जैसे पोल्ट्री मीट हो गया, एग प्रोडक्ट्स, ये सब इसमें कवर होंगे। इंप्लीमेंट किया जा रहा है थ्रू एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी। इसके अलावा जो जो स्कीम के लिए एप्लीकेंट होंगे वो कौन कौन हो सकता है, कोई भी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या कोई भी कंपनी जो भी इंडिया में रजिस्टर्ड हो, या कोई भी कोऑपरेटिव्स हो गया, फाइन। इसके अलावा कोई भी एसएमई, दैट इज़ अ स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस हो गया, जो भी इस स्कीम के अंडर कवर होते हैं। अब हम इसका इम्पैक्ट के एक्सपेक्ट करें, मतलब अगर हम कोई स्कीम लेके आ रहे हैं तो उसका कुछ हमने आउटपुट भी तो एक्सपेक्ट किया होगा। तो इससे हम सोच रहे हैं कि हमारी जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी है वो नियर अबाउट 33,495 करोड़ तक क्या वो पहुंचेगी, और इससे हम नियर अबाउट 2.5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं बाय 2026 तक। इसके अलावा क्या फ्रेमवर्क होगा, इसके अंदर जो पीएलआई स्कीम के अंदर जो कवर होगा वो किसी भी अदर स्कीम से, मतलब कि ऐसा होता है कभी कभी कि अगर कोई एक स्कीम के अंडर कवर होता है वो दूसरी स्कीम्स के अंडर उसका फ़ायदा नहीं उठा सकता है, पर इसमें ऐसा नहीं होता। अगर कोई इस स्कीम का फ़ायदा उठा रहा है तो इससे वो किसी और स्कीम्स के अंदर की एलिजिबिलिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जैसे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। तो इस तरह ऐसा नहीं होगा, मतलब कि अगर कोई इंसान या किसान कोई अगर किसी और स्कीम का फ़ायदा उठा रहा है गवर्नमेंट की, तो वो साथ में साइमल्टेनियसली इस स्कीम का फ़ायदा भी उठा सकता है। नेक्स्ट है बायोमेडिकल वेस्ट जनरेशन एट मैक्सिमम एज कोविड-19 केसेस सर्ज इन दिल्ली। तो गाइस ये आप समझ सकते हो एनवायरनमेंट में कवर होगा। आपको पता है कि कोविड-19 केसेस कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लोग कितने हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट हो रहे हैं। अभी क्या कोविड-19 इन्फेक्शन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बायोमेडिकल वेस्ट के नंबर में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। पिछले साल की तरह से ये सिर्फ हॉस्पिटल्स और क्वारंटाइन सेंटर तक लिमिटेड नहीं था, मतलब कि पहले क्या होता था, जो पेशेंट्स के लिए हॉस्पिटल या जो क्वारंटाइन सेंटर था वहीं तक लिमिटेड, लेकिन अब क्या है, घरों से भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में बायोमेडिकल वेस्ट आ रहा है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स के अकॉर्डिंग बायोमेडिकल वेस्ट वो वेस्ट होता है जो अगर आप किसी डायग्नोसिस के थ्रू, ट्रीटमेंट के थ्रू या ह्यूमन मतलब कि के थ्रू जनरेट होता है, या फिर थ्रू एनी रिसर्च एक्टिविटीज़, तो दैट वेस्ट इज कॉल्ड एज अ बायोमेडिकल वेस्ट। फाइन। अभी क्या मैकेनिज्म है जिससे हम बायोमेडिकल वेस्ट का डील करते हैं। लास्ट ईयर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने गाइडलाइंस रिलीज़ करी थी, सो दैट हम क्या कर सके, कोविड-19 की वजह से जो बायोमेडिकल वेस्ट रिलीज़ होता है उसको हम क्या कर सके, डील कर सकें। इसके अलावा इन गाइडलाइंस को फॉलो की गई है इन एडिशन टू द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। मतलब कि सिंपल बात यह है कि जो बायोमेडिकल वेस्ट जो पहले के रूल्स है 2016 वो भी फॉलो हुए जा रहे हैं, और साथ में कोविड के बाद जो स्पेशल गाइडलाइंस थी वो दोनों फॉलो की जा रही हैं। इसके अलावा जो रूल्स हैं वो कलर कोडिंग देती है वेस्ट कैटेगरीज के अकॉर्डिंग, मतलब कि डिपेंड
करता है कि कौन सा वेस्ट कितना ज़्यादा डेंजर है। जैसे येलो वेस्ट में हम कौन कौन से वेस्ट को कैटेगराइज करते हैं, ह्यूमन एंड एनिमल, एनाटॉपिकल वेस्ट, एक्सपायर्ड मेडिसिन हो गई, केमिकल वेस्ट हो गए, केमिकल लिक्विड वेस्ट हो गए, डिस्कार्डेड लाइनेंस, मैट्रेसेस, माइक्रोपोलिजिकल वेस्ट, ये सब येलो में कवर होता है। इसके अलावा ट्रीटमेंट ऑप्शंस में जैसे प्लाज्मा पायरोलिसिस, रिटर्न बैक टू मैन्युफैक्चर, ये सब जो चीज़ें हैं वो येलो वेस्ट में कवर होते हैं। रेड वेस्ट में कौन कौन सा वेस्ट कवर होता है, जैसे कंटेमिनेटेड वेस्ट वाटर हो गया, या फिर ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग, हाइड्रोक्लेविंग, स्टेरिलाइजेशन। चलिए अब देखो गाइस, इतनी सारी जो डेफिनेशंस हैं या जो वर्ड्स हैं इसको लेके कंफ्यूज मत होना, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप हर एक चीज़ का मतलब समझो, फाइन, क्योंकि ये जो मीनिंग्स हैं ये स्पेशली साइंस स्टूडेंट्स को डेडिकेट होते हैं एंड दे नो, फाइन। वाइट या ट्रांसलूकेंट वेस्ट में कौन कौन से होते हैं, जो वेस्ट मेटल्स के थ्रू आ रहे हैं। ब्लू वेस्ट में क्या होता है, कुछ ऐसे कार्डबोर्ड बॉक्सेस होते हैं जिसमें ब्लू कलर्ड, ठीक है, तो ये सब क्या वेस्ट है, विच इज कैटेगराइज अंदर येलो, रेड, वाइट एंड ब्लू, ठीक है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि हाँ कलर कोडिंग की गई है वेस्ट की। नेक्स्ट है मणिपुर हाई कोर्ट अलाउज 7 म्यांमार रिफ्यूजेस टू अप्रोच UNHCR, फाइन। तो अभी क्या है, मणिपुर हाई कोर्ट ने 7 जो म्यांमार के रिफ्यूजन को मतलब कि अलाउ कर दिया कि वो हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजेस को क्या कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। तो गाइस ये जो हमारा न्यूज़ है सोशल इश्यूज़ में कवर होगी। अभी क्या है, हाई कोर्ट ने अलाउ किया म्यांमार के 7 नेशनल्स को कि वो न्यू दिल्ली में ट्रैवल करके अपना प्रोटेक्शन सीख कर सकते हैं फ्रॉम यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजेस। हाई कोर्ट ने ये बोला कि नो डाउट कि इंडिया UN रेफ्यूजी कन्वेंशन की मेंबर नहीं है, लेकिन इंडिया किसका पार्ट है, इंडिया मेंबर है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ 1948 का, और साथ में इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ऑफ 1966, इन दोनों का इंडिया मेंबर है। इसके अलावा आर्टिकल 21 है, उसमें भी हमारा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट है। अब देखो जो नॉन रिफॉल्वमेंट का प्रिंसिपल होता है ये गारंटी करता है कि कोई भी नो वन शुड बी रिटर्न टू अ कंट्री वेयर दे, मतलब कि अगर सपोज करो कोई म्यांमार में ऐसा इंसान है जो म्यांमार में टॉर्चर सह रहा है और वो उस टॉर्चर की वजह से इंडिया में माइग्रेट हुआ है, तो आर्टिकल 21 के अंदर क्या होता है कि आप उस बंदे को उसकी ओरिजिनल कंट्री में वापस भेजने को फोर्स नहीं करोगे जहां उसको टॉर्चर फेस किया जा रहा है, या अगर उसके वहाँ पे इनह्यूमन ट्रीटमेंट फेस किया जा रहा है देन आप उस बंदे को वहाँ नहीं भेजोगे, फाइन। सो प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट गारंटीज दैट नो वन शुड बी रिटर्न टू अ कंट्री वेयर दे वुड फेस टॉर्चर, क्रुएलिटी, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट एंड अदर इरिपेरेबल हार्म, फाइन। अब इंडिया क्या रेफ्यूजीज के लिए क्या क्या करता है जरा देख लेते हैं। व्हाट इज द इंडिया स्टैंड ऑन रेफ्यूजी। इंडिया के पास हाउएवर अभी तक कोई भी क्लियर कट रेफ्यूजी पॉलिसी नहीं है, और ये जो डिसीजंस लेता है वो डिपेंड करता है केस टू केस, उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन होते हैं। इसके अलावा इंडिया ने UN रेफ्यूजी कन्वेंशन को साइन नहीं किया था जो 1951 का था ऑन द स्टेटस ऑफ रेफ्यूजीज, और ना ही उसने 1967 प्रोटोकॉल को साइन किया हुआ है जिसके अंडर क्या है कि कोई कंट्री क्या करती है, रेफ्यूजीज को कुछ राइट्स वगैरह देती है, और ये इंडिया ने साइन नहीं किया हुआ। इसके अलावा इंडिया लेकिन स्टिल शेल्टर प्रोवाइड करता है तिब्बतन्स को, कुछ बांग्लादेश के चकमास को, अफगान के जो कुछ माइग्रेंट्स हैं, या फिर जो श्रीलंका से जो तमिल रेफ्यूजीज आ रखे हैं उनको शेल्टर प्रोवाइड करता है। इसके अलावा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक 2019 आया था, वो इसलिए आया था ताकि कुछ जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज उनको हम सिटीजनशिप प्रोवाइड कर सकें। अब जरा आपको ये पता होना चाहिए कि जो UN हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज क्या है, एक UN की रेफ्यूजी एजेंसी है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका एम ये कि हम क्या कर सकें, जो रेफ्यूजीज हैं उन लोगों की लाइफ को प्रोटेक्ट कर सके, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके जिनको फोर्सफुली उनके कंट्री से डिस्प्लेस किया जाता है। इसके अलावा जो ऑफिस था इसका UN हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज का, वो 1950 में क्रिएट किया गया था आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार, जहाँ सो दैट हम मिलियन ऑफ यूरोपियंस की हेल्प कर सकें जो अपने घरों से भाग गए थे, फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ पेपर थे दैट इज़ द वन हेल्थ अप्रोच दैट टारगेट्स पीपल एंड एनिमल्स। देखो गाइस काफ़ी साल लास्ट ईयर से स्पेसिफिकली जब से कोविड आया तब से वन हेल्थ अप्रोच की बात हो रही है कि अगर हम एनिमल्स को मिसट्रीट करेंगे तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ह्यूमन बींग से पड़ेगा। इसलिए अगर आपको ह्यूमन की अच्छी हेल्थ चाहिए तो आपको एनिमल्स की भी अच्छी हेल्थ पे ध्यान देना होगा। तो वन हेल्थ अप्रोच की बात हो रही है। तो गाइस ये जो न्यूज़ है हमारी हेल्थ सेक्शन के अंडर कवर होगी। अभी क्या है कि ये कहा जाता है कि एनिमल्स, ह्यूमन और एनवायरनमेंट इन तीनों की हेल्थ में क्या इंटरकनेक्टिविटी है, और हमें एक अप्रोच लेके चलनी है जिसे का नाम बोलते हैं वन हेल्थ। अब आप देख सकते हो कि इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट क्या है, कि हमें वन हेल्थ में क्या क्या है, ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ और एनवायरनमेंट हेल्थ, ये जो तीनों की चीज़ें हैं ये आपस में इंटरडिपेंडेंट है। ह्यूमन हेल्थ में क्या क्या है, आपको इकोसिस्टम सर्विसेज, वाटर, सैनिटाइजेशन, हाइजीन सर्विसेज, या फिर जो एनर्जी है, ये सब
डिपेंड करती है। एनवायरमेंटल हेल्थ में अर्बनाइजेशन, रिसोर्स मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज, इक्विटी, एग्रीकल्चर, फूड सेफ्टी, सिक्योरिटी। तो वन हेल्थ का मतलब यही है कि अगर आप इन सब चीज़ों को सस्टेन रखते हो तो यू विल बी फाइन। तो अगर आप एनवायरनमेंट सही रखोगे तो ह्यूमन और एनिमल दोनों सही रहेगा, बिकॉज एक फूड चेन है, फूड वेब है, आपने पढ़ा ही होगा। तो ये सब कहीं भी अगर कुछ भी मतलब कि इंटरप्ट होता है तो पूरी फूड चेन पे इफेक्ट पड़ता है। तो अभी क्या ये कंसेप्ट ने रिकॉग्नाइज किया था कि जो ह्यूमन बीइंग की हेल्थ है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है टू द हेल्थ ऑफ एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट, एंड इट इज़ वेरी रेलिवेंट फॉर द फूड सेफ्टी, सो दैट हम जूनोसिस मतलब कि जो एनिमल्स के थ्रू जो डिजीजेज होती हैं उनको कंट्रोल करने को, एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। फाइन, अब आप देखते हो कोरोना क्या है, जूनोसिस डिजीज तो है, बैट के थ्रू आई है ऐसा माना जाता है। फाइन, तो ये वन हेल्थ अप्रोच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो दैट हम फूड सेफ्टी बना के रख सकें, या फिर जो जूनोटिक डिजीज़ हैं उनको कंट्रोल करके रख सकें, या फिर जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है इन सबको हम प्रिवेंट कर सकें। इसको एसोसिएट किया गया था विद द इमरजेंस ऑफ, ये मैंने बताया था सार्स आया था 2003 में, तब से वन हेल्थ अप्रोच पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और उसके बाद फिर एक एवियन इन्फ्लुएंजा आया था H5N1। फाइन, रेलिवेंस किया स्टडीज़ ने बोला है कि जो मोर देन 2/3 जो एग्जिस्टिंग और जो एमर्जिंग इन्फेक्शन डिजीज़ हैं जो आजकल आ रहे हैं वर्ल्ड में, वो जूनोटिक है, मतलब कि जो उनका ओरिजिन है वो एनिमल्स का है, और वो एनिमल्स और ह्यूमन्स दोनों से ट्रांसफ़र हो रहे हैं, मतलब कि एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो रहे हैं और ह्यूमन से एनिमल में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी के रिसेंटली पहली बार इंडिया में से हुआ है 8 लॉयंस हैदराबाद के जू में पॉजिटिव पाए गए हैं कोविड-19 से। चैलेंजेस क्या हैं, देखो अगर एनिमल्स भी इन्फेक्शन होने लगेंगे, उनको भी अगर कोविड-19 होने पड़ेगा, तो सबसे पहले जो वेटरनरी मैन पावर शॉर्टेज है वो हो जाएगी, इन्फॉर्मेशन की कमी की वजह से बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ इंस्टीट्यूशन। इसके अलावा फूड सेफ्टी पे एक बड़ा इशू आ जाएगा, उसके मीट पे हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिटेल फैसिलिटीज़ पे। स्टेप्स क्या लिए गए हैं, स्टेप्स यही लिए गए कि इंडिया ने ऑलरेडी नेशनल स्टैंडिंग कमेटी को ऑन जूनोसिस को एस्टेब्लिश किया था 1980 में। रिसेंटली क्या फंड्स को सेंक्शन किया गया सो दैट हम एक सेटअप कर सकें सेंटर फॉर वन हेल्थ। इसके अलावा नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम भी ऑलरेडी चल रहा है, सो दैट हम फूट एंड माउथ डिजीज़ और जो ब्रुकलोसिस कंट्रोल है इनको कंट्रोल कर सकें। आपको पता है FMD और जो ब्रुकलोसिस है ये डिजीज़ हैं जो बैक्टीरियल डिजीज़। नेक्स्ट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेट थ्रेशोल्ड फॉर सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस। देखो अभी क्या है, ये जो न्यूज़ है हमारी इकोनॉमी में कवर होगी। अभी क्या जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसने कुछ एक थ्रेशोल्ड नोटिफाई किया है। थ्रेशोल्ड मतलब एक सेचुरेशन पॉइंट या जो मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक है, फॉर सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस, जो इफेक्ट में आएगी 1 अप्रैल 2002 से। अब हम पढ़ते हैं ये नोटिफाइड थ्रेशोल्ड्स हैं क्या। एक है ट्रांजैक्शन थ्रेशोल्ड, एक यूज़र थ्रेशोल्ड है। ट्रांजैक्शन थ्रेशोल्ड मतलब यही है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, मतलब कि जो इंडिया के रेजिडेंट नहीं है, और उसकी इनकम मतलब कि अगर उसकी रेवेन्यू 2 करोड़ से ज़्यादा है फॉर ट्रांजेक्शन्स इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज या प्रॉपर्टी विद एनी पर्सन इन इंडिया। मतलब सिंपल बात ये है, सपोज़ करो कोई बंदा बाहर का है, फॉरनर है, वो इंडिया में कुछ गुड्स बेच रहा है, सर्विसेज दे रहा है, और उसके थ्रू वो बंदा 2 करोड़ की ट्रांजैक्शन कर रहा है। ट्रांजैक्शन और रेवेन्यू में फ़र्क होता है गाइस, तो ध्यान रखना। ट्रांजैक्शंस हो रही हैं 2 करोड़ से ज़्यादा तो वो थ्रेशोल्ड रख दिया है, मतलब कि वहाँ पे फिर इनकम टैक्स जो है वो इंटरफेयर कर सकता है अगर वो ट्रांजैक्शन 2 करोड़ से ज़्यादा हुई। यूज़र थ्रेशोल्ड का मतलब कि कोई भी कंपनी जो सिस्टमेटिकली अपना बिजनेस कर रही है और अगर उसके यूज़र्स इंडिया में 3 लाख से ज़्यादा हुए तब इनकम टैक्स इंटरफेयर कर सकते हैं। ये इन्होंने थ्रेशोल्ड रख दिया मैक्सिमम। फाइन, 2016 में इंडिया ने इक्वलाइजेशन लवी इंट्रोड्यूस किया था, काफ़ी बार पढ़ते हैं। गूगल टैक्स इंट्रोड्यूस किया था उन कंपनीज़ पे जो कंपनीज डिजिटली एडवर्टीजमेंट या डिजिटली सर्विस प्रोवाइड करती हैं, और ये टैक्स हमने किस पे लगाया था, नॉन रेजिडेंट कंपनीज में, मतलब कि वो कंपनीज जिसका इंडिया में कोई भी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है लेकिन वो इंडिया में सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं थ्रू आ डिजिटल प्लेटफॉर्म, थ्रू आ इंटरनेट, तो उन पे इक्वलाइजेशन लवी लगा था अगर उनकी जो रेवेन्यू वो 1 लाख से ज़्यादा एक्सीड हो जाता है। फिर उसके बाद ये जो इक्वलाइजेशन लवी थी वो हमने ई कॉमर्स ऑपरेटर्स पे भी एक्सटेंड कर दिया, जैसे अमेजन वगैरह, उन पे सिर्फ 2% टैक्स लगाई थी। इस आइडिया ये था कि सो दैट हम क्या कर सकें, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन बिजनेसेस हैं उनसे हम टैक्स प्रॉफिट कमा सकें जिनका इंडिया में फिजिकली जो प्रेजेंट नहीं है लेकिन वो इंडिया से इकोनॉमिक बेनिफिट्स गेन कर रही हैं। तो समझ में आ गई, सिंपल बात है कि कोई भी कंपनी या कोई भी अगर बंदा है वो इंडिया में अगर अपना गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और जबकि इंडिया में उसकी कोई फिजिकली प्रेजेंस नहीं है
और टैक्स मतलब कि प्रॉफिट कमा रहा है तो उस पर सिंपल बात है, उस पर टैक्स लगाया गया है। फिर लेटर इसके बाद इक्वेशन लवी के बाद अभी क्या सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस को इंट्रोड्यूस किया गया। देखो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस ये भी एक तरह का टैक्स है जिसको इंट्रोड्यूस किया थ्रू द फाइनेंस 2018, सो दैट हम क्या कर सकें, जो नॉन रेजिडेंट्स हैं उनकी इनकम को मेंटेन करके रख सकें। मतलब कि अभी क्या है, जो इंडिया में लोग प्रेजेंट नहीं है लेकिन वो इंडिया के थ्रू बहुत ज़्यादा कमाते हैं, फाइन, तो उनकी इनकम पे कंट्रोल कर सके। और क्योंकि उनकी इनकम क्या है दिन बाय दिन इंडिया में इंक्रीज़ हो रही है, जैसे आप अमेजोन देख लो, अमेजोन की कितनी ज़्यादा इनकम इंक्रीज़ हो रही है इंडिया के थ्रू, राइट, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे टैक्स लगा सकते हैं बाय एस्टेब्लिशिंग अ बिजनेस कनेक्शन ऑफ द फॉरेन एंटिटीज इन द इंडिया, फाइन। अब हम बढ़ते अपनी छोटी छोटी न्यूज़ पे। आर्टिकल 164 क्लोज 4, अभी इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर 164 क्लोज 4 के अंदर अभी आपको पता है कोई भी चीफ मिनिस्टर को हम एज अ चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं अगर वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स उसको विद इन 6 मंथ उसको वहाँ का एमएलए या फिर एमएलसी बनना पड़ेगा। अंडर 164 क्लोज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, an unelected member can assume office as chief minister, but he or she has to either win by poll or get elected to legislative council within the 6 months to retain the position, fine। next है agriculture and the प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, अपेडा, आई थिंक आपको पता ही होगा। इसको एस्टेब्लिश किया गया था अंडर द अपेडा एक्ट, जो कि पास किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा दिसंबर 1985 में। अपेडा का काम ये देखो गाइस, इसका काम ये कि जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स हैं, ये जो प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट प्रमोट करना और क्या करना है, कुछ प्रोडक्ट्स को डेवलप करना, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल, मीट, पोल्ट्री प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट्स, कन्फेक्शनरी, बिस्किट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, इन सबको क्या करना, मतलब कि डेवलप करना। इसके अलावा कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है, इन्फॉर्मेशन गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करती है, सो दैट हम क्या कर सकें, इन सब प्रोडक्ट्स को डेवलपमेंट कर सकें। नेक्स्ट है ई वे बिल। आपको पता है ई वे बिल में क्या होता है, सिंपल बात ये कि अगर आप कुछ ऐसा माल है जिसकी वर्थ 50,000 से ज़्यादा है, वो अगर आप 10 किलोमीटर्स के ज़्यादा डिस्टेंस में ट्रांसफ़र करें तो आपको ई वे बिल लेके साथ चलना होता है, फाइन। अभी क्या रिसेंट देखो, पहले आप ये पढ़ लेते हैं। ई वे बिल या जो इलेक्ट्रॉनिक वे बिल है, एक डॉक्यूमेंट है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था अंडर द जीएसटी डिज़ाइन, जो अगर आप कोई भी माल मतलब समझ रहे हो ना, बिजनेस की भाषा में माल ही बोलते हैं, अगर उसकी वर्थ 50,000 से ज़्यादा होती है और अगर हम उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं विद इन अ स्टेट और इंटर स्टेट 10 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज है, तब वो आपको डॉक्यूमेंट कैरी करके लेना पड़ता है। एक यूनिक बिल नंबर होता है जिससे ये पता चल जाता है कि हाँ, जो आपके पास जो अभी आप माल ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वो लीगल है, फाइन, वो ऑथराइज्ड है। इसको जनरेट करते हैं सो दैट हम ईजिली गुड्स को मूवमेंट कर सकें फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अभी के रिसेंट जो ई वे बिल डाटा सुजेस्ट करता है कि जीएसटी रिसिप्ट कहीं ना कहीं मई में डिक्लाइन हुई है। अब वो क्यों डिक्लाइन हुई है, क्योंकि देखो एक तो लॉकडाउन भी लग रहा है काफ़ी जगह, और दूसरी बात लोग काम भी इलीगल काफ़ी करते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, सिटी स्कैन। अभी क्या जो एम्स डायरेक्टर उन्होंने बोला है कि अगर आपने देखा होगा अगर किसी को कोविड हो रहा है तो उसको सबसे पहले जो डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप अपना चेस्ट का सिटी स्कैन कराओ, ठीक है। तो अभी क्या एम्स के डायरेक्टर ने बोला है कि अगर आपको कोविड हो गया है और अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स है तो आपको सिटी स्कैन कराना जरूरी नहीं है। और ये बोलता है कि अगर आप मतलब कि करवा रहे हो तो, क्योंकि आपको पता है जब सिटी स्कैन होता है तो उसमें मतलब कि काफ़ी हार्मफुल रेज होती हैं, तो उसकी वजह से कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है, ऐसा एम्स के डायरेक्टर ने बोला है। सिटी स्कैन क्या करता है, एक्सरे की इमेजेस को क्या करता है, मतलब कि कैप्चर करता है फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स अराउंड और ब्यूटी, और फॉर कंप्यूटर को यूज़ करके क्या करता है, उसकी पिक्चर्स क्रिएट करता है आपके जिस भी पार्ट की मतलब का सिटी स्कैन किया जा रहा है। ये आपको पता होगा ऑर्गन्स, बोन्स या अदर टिश्यू, ठीक है। दीज इमेजेस प्रोवाइड मोर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देन नॉर्मल एक्सरे में, फाइन। आपने देखो होगा एक्सरे सस्ता होता है 200-250 में हो जाता है, जबकि जो सिटी स्कैन है वो 4-5 हज़ार का होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जो सिटी स्कैन है वो आपको ज़्यादा डिटेल में इन्फॉर्मेशन देता है देन एक्सरे इमेजेस। नेक्स्ट है जिंक। अभी के सेवरल स्टडीज़ ने बोला है कि जो जिंक है उसमें एंटीवायरल एक्टिविटी होती है अगेंस्ट द वैरायटी ऑफ वायरसेस। तभी आपने देखा होगा आजकल जिंक टैबलेट ली जा रही है, विटामिन सी लिया जा रहा है। वो क्यों लिया जा रहा है, सो दैट आप इम्यूनिटी बूस्ट करो, क्योंकि इसमें एंटीवायरल एक्टिविटी होती है इंक्लूडिंग कोविड-19, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन बिल्डिंग योर इम्यून सिस्टम। जिंक एक वाइटल है ऑफ मोर देन 300 एंजाइम्स इन अ बॉडी, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है सो दैट आपकी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस हो सके। हीलिंग को वाउंड करता है ये, ठीक है। डीएनए सिंथेसिस, सेल डिवीजन, ये सब काफ़ी काम करता है, और ये आपको टेस्ट और स्मेल इसकी प्रॉपर सेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। आप देख रहे हो जब किसी को कोविड होता है उसको टेस्ट नहीं आता, स्मेल नहीं आता, तो जिंक के टैबलेट्स उसको इसलिए ऑफर किए जाते हैं सो दैट वो ये सारा काम कर सके। फूड हाई अगर जिंक में होता है तो कौन कौन से फूड्स हैं जो जिंक में हाई होते हैं, एग्स, गार्लिक, लेग्यूम्स, स्पाइनेच, पोटैटोज, यूगर्ट, डार्क चॉकलेट, मीट, शेलफिश, सीड्स एंड नट्स। लास्ट न्यूज है IO 64
अभी क्या है, देखो ये जो पोली हर्बल ड्रग है IU64, ये एक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है जिसको डेवलप किया गया बाय द सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज, जो कि एक अपेक्स बॉडी है फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। अभी क्या है, इसको जो ड्रग है ये हर्बल ड्रग है, मतलब आयुर्वेदिक दवाई है। इसको ओरिजिनली 1980 में बनाया गया था सो दैट हम मलेरिया को मैनेज कर सकें, और इस ड्रग को अभी मतलब कि अब हम कोविड के इलाज में भी यूज़ कर रहे हैं, और ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट शो कर रहा है फॉर द एंटीवायरल, मतलब कि इसमें अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक एंटीवायरल है, इम्यूनिटी आपकी बिल्ड करते हैं, और एंटीपायरेटिक इसमें प्रॉपर्टीज़ हैं। फाइन, तो कैसे यहाँ पे 4 मई की जो डेली करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय, टाटा।